जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे थे जीआईटी सब्सटेंसेस। कल तक जितना भी पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उससे कई आते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ जीआईटी कि जीआईटी के अंदर कौन कौन से लेयर्स है, उसकी ऑर्गन्स में कौन कौन सी लेयर हैं। तो लिखे लेयर्स ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एक्चुअली जो जीआईटी ऑर्गन है इसके इर्द गिर्द डिफरेंट लेयर्स होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो लिखे अरेंजमेंट ऑफ जीआईटी लेयर्स फ्रॉम इनसाइड या इनर टू आउटर साइड, इनर टू आउटर साइड एज फॉलोज, ठीक है जी। अगर हम जिस तरह के कोई गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है या कोई गैस्ट्रिक सर्जन है, वो जब भी कट लगाता है जीआईटी के अंदर तो उसको ये लेयर्स पता होनी चाहिए। नंबर 1, अगर हम जीआईटी को अंदर से देखें तो फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड म्यूकोजा। इसको क्या कहते हैं? म्यूकोजा, ठीक है। तो इनसाइड से जो पहला लेयर आता है दैट इज नोन एज म्यूकोजा। लेकिन जो म्यूकोजा है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 सब लेयर्स में। इसमें लिखे इट इज फर्दर डिवाइडेड, इनटू 3 सब लेयर्स, ठीक है। एक्चुअली इसकी हिस्टोलॉजिकली 3 सब लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एपिथेलियल लेयर, सेकंड इज कॉल्ड लेमिना प्रोप्रिया and next is called muscularis layer। अब देखिए ये 3 जो लेयर्स है, इन तीनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? म्यूकोजा कहते हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये जानते हैं कि इनर लेयर ये म्यूकोजा है, लेकिन जो म्यूकोजा है उसके फर्दर हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? 3। तो म्यूकोजा इज कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल लेयर या एपिथेलियल सेल, लेमिना प्रोप्रिया या मस्कुलरस म्यूकोजा, जिसको हम मस्कुलरस लेयर भी कहते हैं। अगर हम म्यूकोजा के बाद नेक्स्ट लेयर की बात करें तो म्यूकोजा के नीचे क्या होता है? सब म्यूकोजा। वेरी गुड। सबसे मुराद यह है बिलो, द लेयर विच इज प्रेजेंट बिलो म्यूकोजा दैट इज नोन एज सब म्यूकोजा। इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इट लाइज बीनीथ म्यूकोजा, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज इट कंटेन ब्लड वेसल्स। जीआईटी के जितने भी ब्लड वेसल्स है प्लस एंड लिम्फेटिक, मतलब लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक वेसल अलॉन्ग विद ब्लड वेसल, ये सारे के सारे किस लेयर में होते हैं? सब म्यूकोजा। हम आगे एक डिजीज पढ़ेंगे एसोफेजियल वेरिसिस, उसके अंदर एसोफेगस में हम सब म्यूकोजा को टारगेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम फिर वेन की डायलेशन पढ़ेंगे, आर्टरी की डायलेशन पढ़ेंगे, तो वेन और आर्टरी ये सारे के सारे ब्लड वेसल्स हैं, वे किस लेयर के अंदर आएंगे? सब म्यूकोजा में। और अभी जो रीसेंट एनालिसिस स्टेप 1 में और एनएबी के अंदर एक क्वेश्चन रहता है, वो ये है कि जीआईटी के जितने भी लेयर्स हैं उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर अगर पूछा जाए, आंसर इज सब म्यूकोजा। तो इसका एमसीक्यूज ये है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जीआईटी लेयर, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जीआईटी लेयर, ठीक है। तो ये पीएमसी में, पीएमडीसी के अंदर बार बार रिपीटेबल क्वेश्चन है कि जीआईटी के जितने भी लेयर्स हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर अगर पूछी जाए, आंसर इज सब म्यूकोजा। समझ गए कि नहीं? तो प्लीज इसको आप लोगों ने याद रखना है। फिर सब म्यूकोजा के बाद जो नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होता है उसका नाम है मस्कुलरस लेयर, उसको क्या कहते हैं? मस्कुलरस लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इज मस्कुलरस लेयर। अब यहाँ पे ये जो मस्कुलरस लेयर है या मस्कुलरस म्यूकोजा, दिस इज अ पार्ट ऑफ म्यूकोजा, लेकिन एक मसल से अपना भी एक बना हुआ लेयर होता है, उसको हम अलग मस्कुलरस लेयर कहते हैं। अब मस्कुलरस लेयर जो है, इसमें एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, इट कंटेन ऑर्बिक प्लेक्सिस। इसके अंदर क्या होता है? ऑर्बिक प्लेक्सिस। अब ऑर्बिक प्लेक्सिस
नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज माइंटेरिक प्लेक्सिस। ये नाम सुना है, इसको हम माइंटेरिक प्लेक्सिस भी कहते हैं। इस माइंटेरिक प्लेक्सिस का काम यह है, इट हेल्प इन द जीआईटी मोटिलिटी। ये किस में काम करती है? जीआईटी मोटिलिटी। जल्दी आए शाबाश। विच हेल्प इन दी जीआईटी मोटिलिटी। तो प्लीज 2 पॉइंट्स याद रखें, बहुत इंपोर्टेंट है, क्लियर है। हम कहते हैं कि जो जीआईटी मोटिलिटी है इट इज आल्सो नोन एज जीआईटी पेरिस्टाल्सिस। अगर हम फूड लेते हैं तो फूड को नीचे डाउनवर्ड जाने के लिए कंट्रैक्शन और क्या होना चाहिए? रिलैक्सेशन। तो जीआईटी मसल की जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है इसको हम जीआईटी मोटिलिटी कहते हैं। उसको कंट्रोल करना इट इज द फंक्शन ऑफ माइंटेरिक प्लेक्सिस। ये माइंटेरिक प्लेक्सिस न्यूरॉन की एक ग्रुप होती है जो स्मूथ मसल को सप्लाई करती है, और जब हम फूड लेते हैं तो उसको नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये रिपीटेडली कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो नीचे की तरफ जाता है। और ये माइंटेरिक प्लेक्सिस जीआईटी के अंदर किस लेयर में होता है? मस्कुलरस लेयर में होता है। इसके बाद जो है द नेक्स्ट इज कॉल्ड सीरोसा। इसके बाद क्या है? सीरोसा, लेकिन कुछ बुक्स वाले इसको स्लैश के साथ लिखते हैं एडवेंटिशिया। किसके साथ? एडवेंटिशिया। अब इन दोनों में क्या फर्क है? एनीवन कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सीरोसा एंड एडवेंटिशिया? शाबाश, व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, ओके नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू हिम कि जो एडवेंटिशिया है वो सबसे बाहर होता है और सीरोसा इसके नीचे होता है, अंदर की साइड पे। नेक्स्ट, शाबाश। हाँ, क्लियर डिफरेंस नहीं पता? ये नाम सुने हैं कि नहीं? व्हाट इज सीरोसा एंड एडवेंटिशिया? हाँ जी, है कोई कमेंट किसी के पास? ओके, एक्चुअली जो जीआईटी के आर्गन है याद रखें, इट इज एनक्लोज मेजॉरिटी बाय अ फेट ऑफ लेयर व्हिच इज कॉल्ड पेरिटोनियम। इसका कहते हैं पेरिटोनियम। कुछ आर्गन को पेरिटोनियम ने सराउंड किया है और कुछ आर्गन को पेरिटोनियम ने सराउंड नहीं किया गया है। अब आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। स्टमक है, स्टमक की मिसाल ले ले, ये क्लियर करे सारे। स्टमक है तो स्टमक इज एनक्लोज बाय पेरिटोनियम, लेकिन जो किडनी है वो पेरिटोनियम में एनक्लोज नहीं है। स्टमक को कहते हैं इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर और किडनी को कहते हैं रेट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर। कौन सा? रेट्रो, बिहाइंड द पेरिटोनियम। तो अब दोनों एब्डोमेन के पार्ट है, दोनों जीआईटी के अंदर आते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जो स्टमक है उसका जो आउटर लेयर है वो किसके साथ अटैच होगा? पेरिटोनियम के साथ। लेकिन किडनी का आउटर लेयर पेरिटोनियम के साथ अटैच नहीं होगा। तो ऐसा जीआईटी आर्गन जिसका आउटर मोस्ट लेयर पेरिटोनियम को अटैच हो उसका नाम सीरोसा होगा, और जिसका आउटर मोस्ट लेयर पेरिटोनियम को अटैच ना हो इसको एडवेंटिशिया कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें लिखे कि इट इज द आउटर लेयर, इट इज द आउटर लेयर ऑफ जीआईटी। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ जीआईटी। और ये ऐड करें, इफ द आर्गन आउटर लेयर अटैच टू पेरिटोनियम इन दैट केस इट विल बी नोन एज सीरोसा। लेकिन अगर किसी आर्गन का बाहर वाला लेयर पेरिटोनियम के साथ अटैच ना हो तो उसको क्या कहेंगे? एडवेंटिशिया कहेंगे। तो किसी भी आर्गन का या तो आउटर मोस्ट लेयर सीरोसा हो सकता है या एडवेंटिशिया हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो पेरिटोनियम के साथ अटैच है कि नहीं अटैच है। अब ये क्लियर हो गया कि नहीं? इंपोर्टेंट है। ठीक है जी, हाँ जी। दिस इज द रियल डिफरेंस बिटवीन सीरोसा एंड एडवेंटिशिया। तो जब भी लेयर्स ऑफ द जीआईटी आती है तो उसमें हम 4 की बात करते हैं: म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस लेयर, सीरोसा और एडवेंटिशिया। क्लियर है? ये 4 याद रखना है। ये हम इनर से आउटर साइड की तरफ जाते। अगर आउटर से इनर की तरफ आएंगे तो फिर यहाँ से इस तरह स्टार्ट लेंगे और म्यूकोजा की तरफ आएंगे। लेकिन जो म्यूकोजा है ये तो एक सिंगल लेयर है जो फर्दर कितनी चीजों से मिलकर बनी है? 3 चीजों से मिलकर बनी है। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है हम डिस्कस करने जाएंगे, दैट इज एसोफेगस। तो हेडिंग दे दें कि एसोफेगस क्या है, क्योंकि हम जीआईटी को स्टार्ट से अभी फिजियोलॉजिकल स्टार्ट करेंगे। तो पहला हम स्टार्ट लेंगे एसोफेगस से। एसोफेगस के बारे में आप लोगों ने कुछ पॉइंट याद रखने हैं। हाँ, ओके, ये वेगस नर्व इनर्वेट करती है डिफरेंट एरिया में, लाइक स्टमक के अंदर, लेकिन फिर इंटेस्टाइन में वेगस नर्व इनर्वेट नहीं करती। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होता है। अब लिखें, इट इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप। इसका काम यह है कि इट कैरी फूड
फ्रॉम दी pharynx अप टू दी स्टमक। ठीक है, फेरिंग से स्टमक तक फूड कैरी करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एसोफेगस। इसमें पॉइंट याद रखना है कि पार्ट्स ऑफ एसोफेगस, पार्ट्स ऑफ एसोफेगस, एसोफेगस के डिफरेंट पार्ट्स हैं। एनीवन कैन टेल मी? एसोफेगस को हम प्राइमरीली डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। इट हैज 3 पार्ट। हाउ मेनी? 3 पार्ट। इसको हम कहते हैं, नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड सर्वाइकल पार्ट, सर्वाइकल पार्ट ऑफ एसोफेगस। नेक्स्ट इज कॉल्ड thoracic पार्ट, thoracic पार्ट ऑफ एसोफेगस एंड एब्डोमिनल पार्ट। एक को हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस। तो ये जनाब आप लोगों ने याद रखना है कि एसोफेगस को हम डिवाइड करते हैं मेनली कितने पार्ट्स में? 3 में। अपर 1/3 को हम सर्वाइकल पार्ट कहते हैं, मिडिल को हम thoracic पार्ट कहते हैं और लोअर पार्ट को हम एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं। इसकी मिसाल ये है, देखे आसान, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टर्नम विच इज द मेन चेस्ट बोन, मतलब जो फ्रंट बोन है चेस्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड ऑफ स्टर्नम। ये फ्रंट वाला बोन, इसके साथ दोनों अतराफ से रिब्स है। क्या है? रिब्स है। अब इस स्टर्नम के साथ यहाँ पे क्लेविकल अटैच है कि नहीं? दीज आर द क्लेविकल। स्टर्नम का जो लोअर पार्ट है, तो यहाँ पे जनाब डायफ्राम मसल है। कौन सा है? डायफ्राम। सो दिस इज अ मसल विच हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड दैट इज नोन एज अ डायफ्राम। ये नीचे होता है। अब सुन ले, डायफ्राम के ऊपर चेस्ट कैविटी है और इसके नीचे एब्डोमेन है। क्लियर है? अब जो एसोफेगस है, यहाँ पे इस क्लेविकल के ऊपर नेक है, ये थ्रोट है, और इस नेक एरिया को हम सर्वाइकल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाइकल। जो एसोफेगस है, प्लीज याद रखिए, एसोफेगस इट इज अ फूड पाइप, इस तरह नीचे आता है और फिर इस तरह थोरेसिक कैविटी से गुजर के ये एब्डोमेन में जाता है, और एब्डोमेन के अंदर किसको एंटर होता है? स्टमक को एंटर होता है। तो फेरिंग से लेके स्टमक तक फूड कैरी करना, ये किसका काम है? एसोफेगस। एसोफेगस का कुछ पार्ट जो है वो क्लेविकल के ऊपर होता है, इसको क्या कहते हैं? सर्वाइकल पार्ट। इसका कुछ पार्ट जो है थोरेसिक कैविटी में जाता है, इसका नाम क्या है? थोरेसिक पार्ट। और कुछ डायफ्राम के नीचे होता है, इसको क्या कहते हैं? एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं। तो एसोफेगस को इसलिए प्राइमरीली हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसकी लेंथ लिखे कि जो एडल्ट एसोफेगस है, ह्यूमन एडल्ट में इसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसको भी हम यूज करें, सर्जरी के अंदर भी आता है, फिजियोलॉजी के अंदर भी आता है कि जो एसोफेगस है एडल्ट के अंदर, इसका टोटल लेंथ अगर हम देखें तो कितना सेंटीमीटर है? 25 होता है। फिर नेक्स्ट है, इसमें स्फिंक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्फिंक्टर। व्हाट इज स्फिंक्टर? एनी ओपनिंग विच इज मेड अप ऑफ मसल। कोई भी स्मूथ मसल की शर्त नहीं है, कोई भी ओपनिंग जो मसल से बना हो, इसको क्या कहते हैं? स्फिंक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे लेके अ होल और ओपनिंग which is made up of muscle, that is known as a sphincter। कोई भी ओपनिंग जो मसल से बना हो, इसको हम क्या कहते हैं? स्फिंक्टर कहते हैं। तो एसोफेगस के अंदर जो स्फिंक्टर है उसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये अगर फॉर एग्जांपल एसोफेगस का ऊपर वाला हिस्सा है और ये इसका नीचे वाला पार्ट है, क्लियर है? तो एक वो ओपनिंग है जहाँ जिस पे एसोफेगस को फूड आएगी, लेकिन यहाँ से जो फूड आएगी एसोफेगस को, ये फेरिंग से आएगी। कहाँ से आएगी? फेरिंग से आएगी। और फिर यहाँ से फूड जब एसोफेगस से निकलेगी तो ये कहाँ पे एंटर करेगी? स्टमक में एंटर करेगी। बात समझ रहे कि नहीं? एसोफेगस की मिसाल क्या है? पाइप है। तो उनमें से एक सिरे से फूड आएगी और एक साइड से जनाब फूड वापस जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अब इसके जनाब अकॉर्डिंग टू द माइंड कितने स्फिंक्टर हो सकते हैं? 2। एक यहाँ पे ओपनिंग हो सकता है और एक यहाँ पे ओपनिंग हो सकता है। क्लियर है? ये एंट्री पॉइंट है और ये एग्जिट पॉइंट है, आउटर पॉइंट है। अब इसको हम कहते हैं अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। इसको क्या कहते हैं? अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। एसोफेगस का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें जो ओपनिंग है, इसका नाम क्या है? अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। और इसका जो लोअर पार्ट है उसमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, जिसको कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो आप लोगों को फिजियोलॉजी में
जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले हैं प्लीज याद रखें कि जो एसोफेगस है इसका ऊपर पार्ट में जो ओपनिंग है इसका नाम है स्फिंक्टर। से मुराद क्या है? होल है, ओपनिंग है। अब एसोफेगस की ऊपर वाले हिस्से में है तो अपर एसोफेजल स्फिंक्टर है, अगर एक नीचे है तो एक का नाम क्या है? लोअर एसोफेजल स्फिंक्टर है। अब एमसीक्यूज क्या है? वो ये है कि जो अपर एसोफेजल स्फिंक्टर है इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। ये किससे बना होता है? स्केलेटल मसल। ये एमसीक्यूज आता है कि द अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल इज ऑलवेज वॉलंटरी। ये क्या होते हैं? वॉलंटरी होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे कंट्रोल में होता है। क्लियर है? अगर हम फूड को माउथ में डालें और हम चाहे तो उस फूड को वापस मतलब बाहर भी ला सकते हैं, लेकिन वंस द फूड एंटर टू एसोफेगस तो उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो यहाँ की जो स्फिंक्टर है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। ये किससे बना होता है? स्मूथ मसल से बना होता है। तो यहाँ पे याद रखें कि दिस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल और ये हमेशा क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है। समझ गए कि नहीं? दैट इज ऑफ इनवॉलंटरी इन नेचर। ये हमारे कंट्रोल के मुताबिक काम नहीं करता। अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखें, ये जो अपर एसोफेजल स्फिंक्टर है इसमें जो मेन मसल काम करता है उसका नाम कौन बता सकता है? द अपर एसोफेजल स्फिंक्टर इज मेनली सपोर्टेड बाय अ मसल नोन एज क्रीकोफेरेंजियस मसल। इसका नाम क्या है? क्रीकोफेरेंजियस मसल। वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो क्रीकोफेरेंजियस मसल मेनली सपोर्टेड द अपर एसोफेजल स्फिंक्टर। लेकिन यहाँ पे जो लोअर एसोफेजल स्फिंक्टर है इसके साथ एक लिगामेंट होता है विच इज कॉल्ड प्रीनो एसोफेजल लिगामेंट। इसका नाम क्या है? प्रीनो एसोफेजल लिगामेंट। प्रीनो इज द वर्ड यूज फॉर डायफ्राम। ब्रेन एक नर्व कहाँ जाती है? डायफ्राम। यहाँ पे डायफ्राम है तो प्रीनो मीन डायफ्राम, एसोफेजल मीन एसोफेगस। तो डायफ्राम एसोफेगस को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला इस स्फिंक्टर का जो लिगामेंट है उसका नाम प्रीनो एसोफेजल लिगामेंट होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये बातें याद रखें। ये आप लोगों को अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, आगे फील्ड में जाकर इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। यार किसी दिन सर ने बात बताई थी कि जो अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस है इसमें जो ओपनिंग है इसकी सपोर्ट जो है वो एक मसल करती है जिसका नाम क्रीकोफेरेंजियस मसल है, क्योंकि इस पार्ट के साथ फेरिंग्स नजदीक है और वहां से एक मसल आता है जिसका नाम क्या है? क्रीकोफेरेंजियस मसल। लेकिन नीचे लोअर एसोफेजल स्फिंक्टर के साथ डायफ्राम है, तो डायफ्राम और एसोफेगस दोनों को सपोर्ट करने वाले लिगामेंट क्या है? प्रीनो एसोफेजल लिगामेंट है। क्लियर है? अब एसोफेगस को फिजियोलॉजी के अंदर एक और तरीके से भी लोग ड्रा करते हैं। देखें, अगर हम एसोफेगस की जनाब यहाँ पे बात करें, फॉर एग्जांपल ये इसके अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करें तो इसका जो अपर पार्ट है कुछ लोग इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। ये जनाब अपर 1/3 है। क्या है? अपर 1/3। फिर ये वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड ऑफ मिडल 1/3, इसको मिडल 1/3 कहते हैं। और आखिर में क्या है? लोअर 1/3 है। तो इन सम बुक्स एसोफेगस इज डिवाइडेड लाइक दिस, अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड ऑफ लोअर 1/3। अगर एग्जामिनर पूछे कि अपर 1/3 के अंदर एसोफेगस में जो मसल्स पाए जाते हैं उसकी नेचर क्या है? आंसर इज स्केलेटल मसल। वो कौन से है? स्केलेटल मसल। क्योंकि जो अपर वाला पार्ट है अपर 1/3 ये अपर एसोफेजल स्फिंक्टर के साथ है और इसमें कौन से मसल है? स्केलेटल मसल है। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि लोअर 1/3 में कौन से मसल है, आंसर इज स्मूथ मसल। इसमें कौन से होते हैं? स्मूथ मसल। अब यहाँ पे दो बातें याद रखना है, ठीक है? हाँ जी, मैं आता हूँ इसकी तरफ। आप देखें, दिस इज फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल। ये कौन से है? ये स्केलेटल मसल है। और यहाँ पे नीचे अगर हम जाए तो यहाँ पे ये कौन से मसल है? ये स्मूथ मसल है। क्लियर है? जो प्योरली। अब यहाँ पे ये जो स्केलेटल मसल है यहाँ पे इधर देखिए ये इस तरह थोड़े से नीचे आ चुके हैं और यहाँ से ऊपर स्मूथ मसल गए हैं। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे इस तरह फॉर एग्जांपल एसोफेगस को जब हम देखते हैं, मेडिसिन में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। हम मेजॉरिटी की बात करते हैं कि 90-95% जो मसल्स है, अगर आ भी जाए एग्जाम के अंदर वन लाइनर कि कौन से मसल है अपर 1/3 में, तो स्केलेटल, स्मूथ का नाम भी नहीं लेना, न उसके अंदर स्मूथ मसल पाए जाते हैं। अगर है भी कहीं ना कहीं पे तो उसका कोई रोल नहीं है। अगर लोअर 1/3 की हम बात करें तो उसमें क्या है?
स्मूथ मसल है। अब अगर हम किसकी बात करें, मिडल 1/3, तो उसमें कुछ मसल कहाँ क्या है, अपर पार्ट के स्केलेटल है और कुछ क्या है, स्मूथ है। इसलिए याद रखे मिडल 1/3 में मिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। मिक्स से मुराद ये है कि इस पार्ट के अंदर कुछ स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं और कुछ स्मूथ मसल पाए जाते हैं। क्लियर है जी, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। तो जब हम फूड लेते हैं और फूड बोलस आता है एसोफेगस के अंदर, तो फिर इसके दोनों तरफ प्रोपेलिंग वेव लाइक प्रोपल्सिव मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। और वो फूड को ऊपर वाले पार्ट से किधर लेके जाता है, नीचे। और फेरिंग से लेके स्टमक को फूड देना, ये किसका काम है, एसोफेगस का काम है। इसके नीचे आप लोगों ने नोट लिखना है एसोफेगस के बारे में। नोट लिखें कि एसोफेगस नॉट हेल्प इन डाइजेशन। ये किस में काम नहीं करता, हेल्प इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसमें ना फूड की डाइजेशन होती है ना अब्जॉर्प्शन, बट प्ले रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। प्ले रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है फेरिंग से स्टमक तक, लेकिन इसमें न डाइजेशन होती है ना एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, अब पैथोलॉजी के अंदर अब इसके हम कुछ कंडीशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एसोफेगस एक पाइप है, लेकिन इसका सिर्फ काम ये नहीं है कि ये फूड लेके जाता है, लेकिन इससे बहुत सारे बीमारियां भी हो सकती है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। अब वो इसकी तरफ आते हैं, फिजियोलॉजी के साथ इसकी कुछ कंडीशन डिस्कस करते हैं। एसोफेगस के अंदर एक डिजीज हो सकती है जिसका नाम है एकलेजिया। तो क्या कहते हैं, एकलेजिया। तो इसके साथ हेडिंग दे दे क्लिनिकल रिलेवेंट कंडीशन। एसोफेगस के साथ जो क्लिनिकली रिलेवेंट कंडीशन है वो कौन कौन सी हो सकती है। नंबर 1 इसमें लेके एकलेजिया, ये नाम सुना है कि नहीं, ओके, एकलेजिया, वेरी गुड। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। एकलेजिया क्या है। Achalasia is a condition in which there is failure to relax lower part of esophagus। यहाँ पे लेके failure to relax the lower esophageal sphincter, lower esophageal sphincter and the food not able to reach the stomach। क्योंकि अगर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन ना हो जाए तो फिर फूड स्टमक तक नहीं पहुंच सकती। ये बात समझ गए कि नहीं। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ लोग होते हैं वो जो फूड लेते हैं, सुन ले, तो फूड माउथ में हम डालते हैं, माउथ के अंदर जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, एंड व्हेन द फूड इज मिक्स विद सलाइवा इट इज कॉल्ड बोलस। इसको क्या कहते हैं, बोलस। फिर ये जो बोलस है, फूड है, ये फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स के बाद वही फूड एसोफेगस में एंटर होता है। अब एसोफेगस का जो लोअर पार्ट है ये किसके साथ कनेक्ट है, स्टमक के साथ। तो फूड जब आ जाए एसोफेगस के अंदर तो होना चाहिए कि ये लोअर पार्ट एसोफेगस की क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। लेकिन कुछ लोगों में ये लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस रिलैक्स तो नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एकलेजिया कहते हैं। तो अगर ये रिलैक्स नहीं होगा, ये कंट्रैक्ट रहेगा, तो कैन द फूड रीच टू द स्टमक, नो, सो दैट इज नोन एज एकलेजिया। अब इसमें लेके इसकी काजेस क्या है, कि व्हाट इज मेंट बाय काज ऑफ एकलेजिया। नंबर 1 न्यूरल क्रेस्ट सेल डिफेक्ट। क्या होता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल डिफेक्ट। अब ये याद रखना है, आगे अब मजीद क्लियर हो जाएगा। जब एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जब बेबी जो है यूट्रस के अंदर बनता है तो उसमें 3 लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म है उसके एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको न्यूरल क्रेस्ट सेल कहते हैं। ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल है बच्चे के अंदर, ये जाकर यहाँ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। अगर किसी बच्चे में बाय बर्थ ये सेल ना बने तो कैन दिस एरिया विल रिलैक्स लेटर, नो, इट विल लीड टू एकलेजिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन में आप लोगों ने केयर करना है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन कि वो कौन सा सेल डिफेक्ट है एम्ब्रियोलॉजिकली कि लेटर इट विल डेवलप एकलेजिया, न्यूरल क्रेस्ट सेल डिफेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ गैंग्लियनिक सेल। विच वन, गैंग्लियनिक सेल। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी रिमेंबर
कि जो गैंग्लियनिक सेल है, मैं थोड़ा सा अभी डिटेल में जाऊंगा तो मजीद क्लियर हो जाएगा। ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसके अंदर एक स्पेशल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पाई जाती है जिसको हम गैंग्लियंस कहते हैं, गैंग्लियनिक सेल। ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है न्यूरॉन की, ऐसा है कि नहीं? अब सुन ले, एक्चुअली जब हम फूड लेते हैं फूड और वो फूड एसोफेगस में जाता है तो उस फूड की वजह से इस गैंग्लियनिक सेल पे प्रेशर पड़ता है और यही गैंग्लियनिक सेल ब्रेन को सिग्नल देता है ताकि यहाँ की लोकल मसल को क्या कर सके, रिलैक्स कर सके और फूड आसानी से एसोफेगस से कहाँ जाए, स्टमक में जाए। तो फूड को एसोफेगस से स्टमक तक ले जाने के लिए किसकी एक्टिवेशन चाहिए, गैंग्लियनिक सेल, और ये जाकर स्मूथ मसल को क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। अब ये गैंग्लियनिक सेल एम्ब्रियोलॉजिकली कैसे बनते हैं, किस सेल से बनते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनते हैं। तो अगर न्यूरल क्रेस्ट सेल नहीं है तो गैंग्लियनिक सेल भी नहीं होंगे। अगर ये नहीं होंगे चाहे बंदा फिर जितना भी फूड खाए उसको यहाँ पे एक्टिवेशन नहीं होगी। तो कैन द स्मूथ मसल विल बी रिलैक्स, नो, कंडीशन विल लीड टू एकलेजिया। नेक्स्ट लिखे कि इंक्रीज टोन्स ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। व्हाट इज टोन? कंट्रैक्टिलिटी। कभी कभार मसल के अंदर कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है तो रिलैक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो उससे भी ये एरिया फिर सही तरीके से रिलैक्स नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज। किस चीज की रिलीज कम हो जाए, नाइट्रिक ऑक्साइड। कल वाला लेक्चर याद है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड? ये वेज़ो डायलेटर भी है और स्मूथ मसल रिलैक्सर भी है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। लेकिन अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज बॉडी में कम हो जाए तो ये स्फिंक्टर के अंदर स्मूथ मसल को रिलैक्स नहीं कर पाएगा। तो चाहे मसला गैंग्लियनिक सेल का हो, चाहे न्यूरल क्रेस्ट सेल का हो या नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो, लेकिन एट द एंड अगर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के जो मसल है वो फूड आने पे रिलैक्स ना कर जाए और फूड एसोफेगस से कहाँ पे ना पहुंचे, स्टमक तक, जैसे कंडीशन को हम एकलेजिया कहते हैं। बात समझ गए क्या नहीं? अब इस एकलेजिया के अंदर व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स? पेशेंट जब आता है तो उसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, अर्ली सेंसेशन ऑफ फुलनेस। ये लोग जब फूड लेते हैं 2-3 नवाले के बाद ये कहते हैं कि मजीद वो खाना नहीं खा सकेंगे, उसको फुलनेस महसूस होती है क्योंकि ज्यादातर फूड जो है वो कहाँ तक लिमिटेड होता है, एसोफेगस। तो कुछ 2-3 नवाले खाने के बाद एसोफेगस तो भर जाता है क्योंकि फूड नीचे जा नहीं सकता। तो ये बंदा कंप्लेंट करेगा अर्ली सेंसेशन ऑफ फुलनेस के बारे में। नेक्स्ट लिखे देयर इज नोजिया एंड वोमिटिंग। पेशेंट को क्या होती है, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग होती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फूड जो है ये तो एसोफेगस तक रहता है, वो कहाँ तक नहीं पहुंच सकता, स्टमक। अगर फूड स्टमक में नहीं जाएगा तो वो इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है, तो अगर एब्जॉर्प्शन फूड की नहीं होगी तो इस बंदे को एनर्जी मिलेगी, नो। तो लेके वेट लॉस, इन लोगों में क्या होता है, वेट लॉस। इसका मतलब ये है कि एकलेजिया के अंदर विद द टाइम द पेशेंट लूजेस वेट, सो देयर विल बी वेट लॉस। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लेके देयर विल बी वीकनेस, पेशेंट के अंदर क्या होगी, वीकनेस होगी। तो ये जनाब 2-3 बातें हैं, इसमें याद रखें, अर्ली सेंसेशन ऑफ फुलनेस, वेट लॉस, ठीक है, एंड वीकनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग। एक बात याद रखें, इसमें डिस्पेजिया नहीं होता। क्या नहीं होता, व्हाट इज डिस्पेजिया? डिफिकल्टी एंड स्वॉल्विंग द फूड। क्योंकि ये फूड ले सकता है लेकिन वो कहेगा मैं मजीद खा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि फूड स्वॉलो करने का मसला नहीं है, लेकिन फूड एसोफेगस से कहाँ नहीं पहुंच सकता, स्टमक तक नहीं पहुंच सकता। अब इस चीजों को देखकर हम इस पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो लेके व्हाट आर दी इन्वेस्टिगेशन, कि हम कौन कौन सी टेस्ट करेंगे, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो यहाँ पे लेके इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इन्वेस्टिगेशन में मैं एक पॉइंट बताने लगा हूं। अगर एग्जामिनर कहे कि बेस्ट इनिशियल बताए, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इसका नाम है बेरियम स्वालो। इसको क्या कहते हैं, बेरियम स्वालो। ये एक टेस्ट का नाम है, बेरियम स्वालो। ये बेरियम हम खिलाते हैं पेशेंट को, बेरियम स्वालो टेस्ट, और एंडोस्कोपी मशीन में देखते हैं कि क्या होता है। अब एग्जामिनर पूछेगा कि अगर एकलेजिया में आप कौन सा टेस्ट करें, बेरियम स्वालो, तो आपको क्या चीज देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं बर्ड बीक अपीयरेंस। इसको क्या कहते हैं,
बर्ड बीक अपीयरेंस, ये नाम सुना है, दैट इज कॉल्ड बर्ड बीक अपीयरेंस। ये एग्जाम में आता है कि इफ समवन डेवलप अर्ली सेंसेशन ऑफ फुलनेस, weight loss and weakness, but barium swallow shows bird weak appearance, think about which condition? Achalasia cardia। क्लियर है? अब मैं बता रहा हूँ बर्ड वीक का मतलब क्या है। शाबाश, इधर देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज एसोफेगस, बर्ड वीक अपीयरेंस। कोई भी बंदा गूगल में सर्च करे और इसकी इमेज फिर ग्रुप में डाल दे ताकि सबको क्लियर हो जाए। इधर देखें प्लीज, एक्चुअली ये पॉइंट याद रखना है कि एसोफेगस इज कनेक्टेड विद द स्टमक। एक्लेजिया का मतलब ये है कि इसका इशू स्फिंक्टर अपर वाले में कि लोअर में है, लोअर में है। इधर फोकस करें सारे। ये बंदा जब फूड लेता है तो फूड ज्यादातर किस में रहता है? एसोफेगस। अब ये एरिया रिलैक्स नहीं होता तो फूड एसोफेगस से नीचे नहीं आ सकता, तो यहाँ तक फूड ज्यादा रहता है। अब फूड कोशिश करता है कि मैं एसोफेगस से किधर जाऊँ? स्टमक। तो इस एरिया पे प्रेशर ज्यादा होगा क्या? नहीं। तो इस एरिया पे प्रेशर बढ़ने की वजह से इस तरफ बाहर की तरफ निकलेगी, इस तरह, लेकिन ये ओपन नहीं हो पाएगा। ऐसा है कि नहीं? ओपन नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये भर चुका होगा फूड से और आगे जा नहीं सकेगा। तो इन पेशेंट को जब हम बेरियम खिलाते हैं, बेरियम स्वालो करते हैं, सुन ले, बेरियम स्वालो, तो क्या होता है? एंडोस्कोपी में देखते हैं। तो एंडोस्कोपी हमें यह बताती है कि जो बेरियम है ये एक मटेरियल होता है, इसमें एसोफेगस बड़ा नजर आएगा कि छोटा? बड़ा नजर आएगा, क्योंकि फूड इज प्रेजेंट इन एसोफेगस, लेकिन इसका लोअर एंड से ये आगे जा नहीं सकता, तो लोअर एंड बाहर की तरफ निकला होगा, ये चोंच की तरह नजर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि एसोफेगस एक्ट एज अ बर्ड। एसोफेगस जो है वो बर्ड की तरह है, उसकी बॉडी बर्ड की तरह है, लेकिन इसका लोअर एंड किसकी तरह है? बीक, चोंच की तरह है। तो बर्ड बीक अपीयरेंस ऑन बेरियम swallow whenever came in exam, think about which condition? एक्लेजिया कंडीशन। समझ गए क्या? नहीं? और हाँ जी, ओके, वेरी गुड। जो फूड खा लिया ये जाता कहाँ पे है? असल में ये लोग क्या करते हैं, ये सॉलिड फूड नहीं खा सकते जिस तरह रोटी वगैरह, लेकिन ये जाकर फिर जूसेस पीते हैं। क्या करते हैं? जूसेस, क्योंकि जूसेस तो वाटर है, वो डिफ्यूज हो सकती है, लेकिन ये फूड खाने के बाद ये एक दफा फूड लेते तो फिर नहीं खा सकते। उस पर ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा खुराक जो है उसकी यहाँ पे थ्रोट में है, और फिर वो उसको क्या कर देता है? वोमिट कर देते हैं, नूजिया होती है और फिर बाद में वोमिट कर देता है। क्योंकि एसोफेगस का काम न डाइजेशन है ना अब्जॉर्प्शन है, तो इसका सवाल बिल्कुल एक्यूरेट है कि ये फूड किधर जाता है, वो फिर उसको दोबारा क्या कर देता है? वोमिट कर देता है। तो अगर वो फूड ये दोबारा वोमिट करेगा, ये डाइजेस्टेड है कि अनडाइजेस्टेड है? अनडाइजेस्टेड, एब्जॉर्बेबल भी नहीं है, इसलिए तो इस पेशेंट में वेट लॉस भी है और वीकनेस भी होता है। हाँ जी, इसको नॉन बिलियस वोमिटिंग कहते हैं, क्योंकि जो बाइल है वो तो ड्यूडेनम में होता है और ये तो एसोफेगस का इशू है, तो उस पर नॉन बिलियस वोमिटिंग होता है। अब यहाँ पे लिखे कि अगर एग्जामिनर ये पूछे कंफर्मेटरी टेस्ट बताए, कंफर्मेटरी टेस्ट, ये भी एग्जाम में आता है। कंफर्मेटरी टेस्ट ये सारे के सारे क्लिनिकल में, सर्जरी के अंदर भी आते हैं और बेसिक में भी आते हैं। एक तो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वाज बेरियम स्वालो, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट अगर एग्जाम में आ जाए इसको कहते हैं मैनोमेट्री। क्या कहते हैं? मैनोमेट्री। ये भी एक टेस्ट है, मैनोमेट्री, ये नाम सुना है कि नहीं? मैनोमेट्रियम मतलब या मैनोमेट्री, इसमें लेके अ टेस्ट थ्रू विच वी कैन चेक दी टोन, जिसमें हम क्या चेक करते हैं? टोन्स ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहने का मतलब क्या हुआ? शाबाश। इसका मतलब ऐसा टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर जिसपे हम ये देख सके कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के अंदर टोन्स की सिविरिटी कितनी है। टोन से मुराद कंट्रैक्शन है कि रिलैक्सेशन? कंट्रैक्शन है। मैनोमेट्री पे जितना टोन ज्यादा आएगा इसका मतलब उतना कंडीशन सीवियर होगा, और जितना टोन कम होगा उतना कंडीशन लेस सीवियर होगा। मैं कहता हूँ कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में टोन ज्यादा है। टोन ज्यादा का मतलब कि एरिया ज्यादा क्या है? कंट्रैक्ट है, और वो रिलैक्स तो नहीं कर पाता, तो देन एक्लेजिया विल बी सीरियस। क्लियर है? तो एक्लेजिया के अंदर फेलियर ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स। अब वो रिलैक्स क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है? कंट्रैक्टेड है। अब वो कितना कंट्रैक्टेड है तो वो हमें कौन सा टेस्ट बताएगा? मैनोमेट्रियम बताएगा। अब समझ रहे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अगर जो बेरियम स्वालो है
लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास क्या है, मैनोमेट्री है। क्लियर है। अब इसमें लेके व्हाट इज द ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट क्या है, कि इन लोगों की जनाब हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ट्रीटमेंट इज मेडिकल और सर्जिकल, सर्जिकल है। उस सर्जरी का नाम कौन बता सकता है, दैट इज कॉल्ड हेलर मायोटोमी, हेलर मायोटोमी। क्लियर है कि नहीं। हेलर वाज द सर्जन, एक सर्जन था, इसने फॉर द फर्स्ट टाइम एक कलीजा की सर्जरी की थी, इसलिए आजकल उसको लोग हेलर मायोटोमी कहते हैं। अब हेलर मायोटोमी के अंदर प्लीज देखें, इसमें हेलर सर्जन ने क्या किया कि जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के मसल थे उसको जगह जगह पे क्या किया, काट दिया। इसलिए काट दिया ताकि उसके अंदर टोन्स को क्या कर सके, कम कर सके, और फिर बाद में मसल जाकर आसानी से रिलैक्स करे और फूड को नीचे जाने दे। तो ऐसा सर्जरी जिसमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की मसल को हम काटें और टोन को डिक्रीज करके रिलैक्सेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, दैट इज कॉल्ड हेलर मायोटोमी। लेकिन अगर एक बंदा है वो हेलर मायोटोमी सर्जरी का कैंडिडेट नहीं है, वो डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, तो फिर मेडिकल अप्रोच भी लिखे, मेडिकल भी कुछ अप्रोच है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, नंबर 1 नाइट्रिक ऑक्साइड इन्फ्यूजन। हम क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड अगर हम ज्यादा देंगे तो स्मूथ मसल को क्या करता है, रिलैक्स करता है, और फिर आसानी से एसोफेगस से फूड किधर जाएगा, स्टमक में जाएगा। नंबर 2 हम दे सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये नाम सुना है क्या नहीं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में नेफेडिपिन देते हैं, मतलब नेफेडिपिन ये भी दे सकते हैं। कैल्शियम हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन, लेकिन अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दे तो मसल क्या करेगी, रिलैक्सेशन करेगी। इसके बाद जनाब हम दे सकते हैं इंजेक्शन बोटॉक्स, बोटॉक्स का नाम सुना है। ये बोटॉक्स इंजेक्शन जो है ये ट्रांस एसोफेजियल लगाया जाता है इस स्फिंक्टर के अंदर, मतलब एंडोस्कोपी गाइडेड लगाया जाता है। एंडोस्कोपी मशीन के जरिए देखते माउथ के जरिए थ्रू एसोफेगस इस लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, बोटॉक्स। ये भी स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है। इसका मतलब ये है कि दोज एजेंट विच ट्राई टू रिलैक्स द मसल those will be effective in the treatment of achalasia। लेकिन आप कब तक ये करेंगे, लेकिन इसका बेस्ट और डेफिनेटिव हल क्या है, वो सर्जरी है, फिर इसका हेलर मायोटोमी। क्लियर है कि नहीं। हाँ जी क्या, ओके गुड क्वेश्चन ही रहे कि अगर इसकी सर्जरी की जाए तो आया वो दोबारा कंट्रैक्ट कर पाएगा कि नहीं। एक्सीलेंट, ठीक है। इसका आंसर ये है, इसलिए तो हम पहले जनाब कौन सा टेस्ट करते हैं, मैनोमेट्री। इसकी बेस पे हम टोन्स को चेक करते हैं कि इस स्फिंक्टर के अंदर कितने मसल की टोन ज्यादा है और कितने के नॉर्मल है। जिसकी ज्यादा है उसको सिर्फ काटते हैं ताकि उसको नॉर्मल करे, जो नॉर्मल है उसको टच नहीं करते। तो इसका मतलब जो हेलर मायोटोमी के अंदर जो भी प्रोसीजर हमने करनी है वो डिपेंड करता है द फाइंडिंग ऑफ विच टेस्ट, मैनोमेट्री। आखिर में आप लोगों ने सिर्फ 2 बात याद रखनी है इसमें, कि एक पॉइंट देके आप लोग इसको आसान करें। अगर फॉर एग्जांपल दिस इज एसोफेगस, ठीक है, ये एसोफेगस है, अब ये स्टमक के साथ नीचे कनेक्टेड होता है, समझ गए क्या नहीं। हाँ सीवियर केस में नाइट्रिक ऑक्साइड का इतना इंपोर्टेंस ही नहीं है, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। इधर देखें, दिस अगेन एसोफेगस, ये ड्रा करें शाबाश, ये भी एसोफेगस है, ठीक है, जो स्टमक के साथ कनेक्टेड है। Again this is esophagus, और ये नीचे स्टमक के साथ कनेक्टेड होता है। दिस इज esophagus, ये भी स्टमक के साथ नीचे कनेक्टेड होता है। ओके, ये भी esophagus है, ठीक है। इसमें जितने भी डायग्नोसिस किसी ने किया तो उतना आप लोगों का नॉलेज अच्छा होगा, ठीक है ना। ये सारे बता रहा हूं, ये भी एसोफेगस है फॉर एग्जांपल, नॉर्मल, ठीक है। और इसमें आप लोग इस तरह करें, और आखिर में एक और ऐड करें, फॉर एग्जांपल दिस इज एसोफेगस। ओके, एसोफेगस जो है वो थ्रोट के अंदर एक फूड पाइप है और इसके साथ वेंट पाइप ट्रेकिया है। क्या है, ट्रेकिया। तो अगर ये ट्रेकिया है तो उसके पीछे एसोफेगस है। अब एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का है।
लेकिन अगर ये मैं ड्रा कर रहा हूँ तो एसोफेगस के साथ क्या है, ये एसोफेगस है, एसोफेगस ये क्या है, ट्रेकिया है। कभी कभार आपस में जुड़ जाते हैं। चले जी, अब इसमें जिसको कोई भी कंडीशन का नाम आता हो वो बता सकता है। एक मिनट, इसमें चले जी, हाँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। हाँ जी, फर्स्ट वन किसको पता है? फर्स्ट वन एक्सीलेंट। इसका नाम है ट्रेकियो एसोफेजियल फेस्टुला। ठीक है, इसका मतलब ये है, सुन ले, फेस्टुला इज एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चर। अब अगर एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया है, इसका नाम ट्रेकियो एसोफेजियल फेस्टुला है। इस कंडीशन में कभी कभार फूड पार्टिकल एसोफेगस से किधर जाते हैं, ट्रेकिया, और वो लंग्स में जा सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया कराता है। क्या कराता है? एस्पिरेशन निमोनिया। ये क्या है? एनीवन? शाबाश। दिस इज विच कंडीशन ओमिका, विच कंडीशन? हाँ, स्टेज पे तो बताया ना, शाबाश। एसोफेजियल स्टेनोसिस वी कैन से, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है। ओके, दैट इज कॉल्ड एसोफेजियल स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं एसोफेजियल स्ट्रक्चर, और एसोफेजियल स्ट्रक्चर कैन कॉज एसोफेजियल स्टेनोसिस। ये क्या करा सकता है? एसोफेजियल स्टेनोसिस। ये क्या है? हाँ, इसमें एसोफेगस कनेक्ट ही नहीं है स्टमक के साथ। इसका मतलब कि एसोफेगस प्रॉपर नहीं बना है, और देयर इज मिस कनेक्शन विद स्टमक, दैट इज एसोफेजियल एड्रेजिया। एसोफेजियल एड्रेजिया ये पीडियाट्रिक एज इसके अंदर कॉमन है। एसोफेजियल एड्रेजिया, एड्रेजिया मीन कि अपने नॉर्मल साइज से क्या बना है? कम बना है। दैट इज कॉल्ड एसोफेजियल एड्रेजिया। ये जो है, ये वाला कंडीशन, इसमें क्या है? नहीं, चलो ये कंडीशन क्या है? एकलेजिया। वेरी गुड। ये क्या है? एकलेजिया। एक्सीलेंट। ठीक, ये कंडीशन क्या है? इसमें एसोफेगस की जो म्यूकोजा है उसकी फोल्डिंग हुई है, दैट इज कॉल्ड एसोफेजियल वेब्स। इसको क्या कहते हैं? एसोफेजियल वेब्स। म्यूकोजल फोल्डिंग ऑफ एसोफेगस टुवर्ड द ल्यूमेन, दैट इज कॉल्ड एसोफेजियल वेब्स। ये कौन बताएगा? बहुत आसान है, सबको पता है, लेकिन थोड़ा सोचने की बात है। इसमें फाइंडिंग क्या है, मसला क्या है? डायमीटर ज्यादा है किस चीज का? ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये अब बंद नहीं हो पाता कि ओपन नहीं हो पाता? बंद नहीं हो पाता। फेलियर टू कंट्रैक्ट का मसला है। तो जब ये फेल हो जाए कंट्रैक्ट, तो फिर सुन ले, फिर कुछ कंटेंट जो स्टमक के सेल है वो वापस जा सकेंगे कि नहीं? हाँ जी। नॉर्मली एसोफेगस जो है वो जब फूड स्टमक को देगा तो उस फूड का वापस जाना नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल है, और वो तब होगा जब ये एरिया वापस कंट्रैक्ट ना कर सके। तो कौन से कंटेंट वापस जाएंगे? गैस्ट्रिक। देखे कौन से कंटेंट जाएंगे? नहीं समझे? हाँ, HCl इज अ गैस्ट्रिक कंटेंट। मतलब यहाँ पे जो भी चीज है, अगर ये एरिया वापस बंद नहीं हो पाता तो स्टमक की कुछ चीजें वापस एसोफेगस में जाएगी कि नहीं? तो गैस्ट्रिक कंटेंट वापस जाएगी किस चीज में? एसोफेगस में। वापस जाने को इनफ्लक्स कहते हैं कि रिफ्लक्स? रिफ्लक्स कहते हैं। और ये नॉर्मल है कि डिजीज है? इसको लोग गर्ट कहते हैं। इसको लोग क्या कहते हैं? गर्ट कहते हैं। ये नाम सुना है कि नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मुझे गर्ट है। गर्ट का मतलब ये है कि अगर गैस्ट्रिक कंटेंट स्टमक से वापस किस में चले जाए? एसोफेगस में, ड्यू टू इम्प्रॉपर कंट्रैक्शन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, दैट इज नोन एज अ गर्ट। इसमें फिर इंसान को हार्ट बर्न होता है। इंसान कहता है कि यार मेरे मैदे में तेजाबियत है, मुझे जनाब सूजिश हो रहा है। ठीक है, ये गर्ट होता है, क्योंकि
यहाँ पे आपको बार बार स्टमक से क्या आना पड़ता है, HCl, और ये HCl फिर एसोफेगस की म्यूकोजा को डैमेज करता है, जिसको बैरेट एसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरेट एसोफेगस, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एसोफेगस एक फूड पाइप है, लेकिन इसके साथ रिलेटेड बहुत सारे कंडीशन आ सकते हैं। अब इधर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर एसोफेगस की लोअर स्फिंक्टर कंट्रैक्ट है, ये क्या है, फेलियर ऑफ क्या है, फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन है, ऐसा है ना, फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन, और ये क्या है, फेलियर ऑफ कंट्रैक्शन है। इसका मतलब ये है कि इसमें फूड का वापस जाना होता है, बैकवर्ड डिफेक्ट, और ये क्या है, फॉरवर्ड डिफेक्ट। अगर एसोफेगस का लोअर पार्ट प्रॉपर रिलैक्स ना कर सके तो उसका नाम क्या है, कलेजिया। लेकिन सेम स्फिंक्टर अगर प्रॉपर क्या ना कर सके तो उसको गर्ड कहते हैं। इसका मतलब एक्वलेजिया और गर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है जी, नहीं, ये आफ्टर द बर्थ एक्सेस HCl प्रोडक्शन की वजह से, इसमें फॉर एग्जांपल ये मसल डैमेज की वजह से, फिर गर्ड के अपने काज से रिस्क फैक्टर है, वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर कराऊंगा। ठीक है, तो उसको गर्ड होता है ना, उसको गर्ड होता है, गर्ड ये, तो उसमें या माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो बंदा स्पाइसी फूड ले ले और उसके बाद वो बार बार पानी को कहते यार पता नहीं सूजश हो रहे, हम कहते हैं ना कि हार्ट बर्न, दिल का जलन, लेकिन दिल कभी जलता तो नहीं है ना, लेकिन ये स्फिंक्टर हार्ट के साथ नजदीक है, इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। तो दिस बर्निंग इज नियर टू द हार्ट, इसलिए हम कहते हैं कि हार्ट बर्न है। उन लोगों में हम कौन से मेडिसिन देते हैं, PPI, ओमेप्राजोल लेते हैं कि नहीं, ओमेप्राजोल उन लोगों को इसलिए दिया जाता है ताकि HCl की प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम। जब ये कम हो तो रिफ्लक्स कम होगी और हार्ट बर्न की कंडीशन भी कम होगी। क्लियर है, हाँ। पैराइटल सेल पे एक्ट करके प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है, जिससे हम ओवरऑल किस चीज की प्रोडक्शन को कम कर दे, HCl को कम कर दे। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है जी, कौन से, मैं वही तो कह रहा हूं, ये जो HCl है ये जब बार बार एसोफेगस पे जाएगा तो यहाँ पे एसोफेगस की जो लोअर पार्ट है इसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्वामस सेल। कौन से, स्क्वामस एपिथेलियम सेल, ये मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा। अब ये स्क्वामस एपिथेलियम सेल ये HCl का सामना नहीं कर सकती, तो ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल इस HCl की बार बार जाने की वजह से अपने आप को रिप्लेस करेगी कोलमनर सेल पे। किस सेल पे, तो एक एपिथेलियम दूसरे में चेंज हो गया, इस कंडीशन को कहते हैं मेटाप्लेजिया। क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया। ऐसा कंडीशन जिसमें एक एपिथेलियम दूसरे में चेंज हो जाए, इसका नाम क्या है, मेटाप्लेजिया। तो HCl जो है वो लोअर एंड ऑफ एसोफेगस में स्क्वामस एपिथेलियम को किस में कन्वर्ट करेगी, कोलमनर। और अगर ये HCl कोलमनर पे भी एक्ट करता रहे, अ टाइम विल कम कि दिस कोलमनर सेल विल गो न्यूप्लेजिया। ये किस में जाएगी, न्यूप्लेजिया, एंड न्यूप्लेजिया इज अ कैंसर। और ऐसा कैंसर जो एसोफेगस के किस पार्ट से निकले, लोअर पार्ट, इसको एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिनो। तो आपका जो सवाल है कि HCl के बार बार जाने से एसोफेगस की सेल पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, डेफिनेटली पड़ेगा। इनिशियली ये इसकी शेप को चेंज करेगा अंडर द प्रोसेस ऑफ मेटाप्लेजिया, और अगर फिर भी HCl जाता रहे, हम केयर ना करें, लेटर इट कैन डेवलप इनटू कैंसर, एंड द कैंसर व्हिच अराइजेस फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस इज कॉल्ड एडिनोकार्सिनोमा। और अगर इनिशियली एसोफेगस के अंदर लोअर पार्ट में एंडोस्कोपी ये बताए कि HCl की बार बार जाने से स्क्वेमस एपिथेलियम किस पे रिप्लेस हो गया है, कोलमनर पे, तो ऐसे मेटाप्लेजिया को हम कहते हैं बैरेट एसोफेगस। क्या कहते हैं, बैरेट एसोफेगस। ये MCQs आता है, लेकिन ये मैं अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा बैरेट एसोफेगस पे। ठीक है, तो बैरेट एसोफेगस में अगर एक बंदा डायग्नोज हो जाए, हाँ जी, तो आप लोगों से अगर सवाल किया जाए कि बैरेट एसोफेगस का मतलब क्या है, आप लोगों का आंसर ये है कि व्हेन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एसोफेगस इज रिप्लेस्ड बाय कोलमनर एपिथेलियम ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन ऑफ HCl, दैट इज कॉल्ड बैरेट एसोफेगस। नेक्स्ट सवाल ये है, इट इज रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। सवाल, बैरेट एसोफेगस अगर किसी में डायग्नोज हो जाए तो ये रिवर्सेबल है कि इरिवर्सेबल है, हाँ जी, आंसर क्या है, इट इज अ रिवर्सेबल कंडीशन। बैरेट एसोफेगस रिवर्सेबल है। अगर ये बंदा ओमेप्राजोल ले ले और अपना HCl कम करे
तो फिर ये चेंज दोबारा आएगा। लेकिन अगर बैरेट एसोफेगस से बात किस पे चली गई, न्यूप्लेजिया, देन इट विल बी इरिवर्सिबल। तो बैरेट एसोफेगस इज नॉट अ कैंसर बट इट इज अ स्टेप बिफोर द कैंसर। मतलब ये खुद कैंसर नहीं है, लेकिन ये कैंसर से पहले क्या है, एक स्टेप है। क्लियर है? इफेक्ट ऑफ HCl, हाँ जी, एवरी एपिथेलियम इज नॉट रीजनरेट। ये इसको कहते हैं सेलुलर एडाप्टेशन। क्या कहते हैं? सेलुलर एडाप्टेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हाँ जी, दिस नेक्स्ट नेक्स्ट वीकेंड पे क्लासेस होगी, ठीक है ना? इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे।